आज हम बात करते हैं फिजिक्स में प्रकाश लाइट। ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आज हम बात करते हैं प्रकाश के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है और इसका ज्ञान हमें आँखों द्वारा प्राप्त होता है। इसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में होता है। प्रकाश के कारण ही हम वस्तु को देख पाते हैं। इसके बारे में सर्वप्रथम एक न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत आया था। उस कड़ी का सिद्धांत से पता चला कि जो प्रकाश स्रोत में असंख्य अदृश्य सूक्ष्म और हल्के कण निकलते हैं, जिससे कण की स्थिति स्पष्ट होती है। लेकिन यह सिद्धांत तो न्यूटन का जो कड़ी का सिद्धांत था, उसने प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन के लिए कल्पनाएँ की थी। तो न्यूटन ने ये विपरीत कल्पनाएं की थी अपवर्तन और परावर्तन को समझाने के लिए। हम बात करते हैं जैसे परावर्तन, जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में अपवर्तन को समझाने के लिए इन्होंने प्रयास किया, तो इन्होंने कहा कि जब अपवर्तन तल के समीप किरण पहुंचती है तो प्रतिकर्षण बल लगता है। लेकिन जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में अपवर्तन को समझाने के लिए इन्होंने कहा आकर्षण बल लगता है। तो ये कल्पनाएं परस्पर विरोधी है, जिनका कोई सैद्धांतिक आधार नहीं था, इसलिए इनका न्यूटन का कड़ी का सिद्धांत को सैद्धांतिक नहीं माना गया। इस वीडियो में हम प्रकाश का ध्रुवण, प्रकाश के व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण सभी घटनाओं का डीपली उल्लेख करेंगे और मैपिंग नोट्स के द्वारा बताया गया है। इन सारी घटनाओं को मैपिंग नोट्स के द्वारा समझाया गया है। तो वीडियोस लास्ट तक देखें। तो न्यूटन का जो कणी का सिद्धांत आया था वो सैद्धांतिक नहीं माना गया। फिर उसके बाद हाइगेंस ने अपना तरंग संचरण का सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है। हाइगेंस ने बताया कि प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो यह भी अपवाद था। इसी को मानते हुए हाइगेंस ने एक ईथर माध्यम की संकल्पना की। ईथर को एक माध्यम माना। हाइगेंस ने ईथर माध्यम की संकल्पना की थी, लेकिन इसकी पुष्टि माइकलसन मोरले प्रयोग द्वारा नहीं हो सकी। तो इसके बाद यह भी जो सिद्धांत था ज़्यादा सैद्धांतिक नहीं माना गया। उसके बाद एक सिद्धांत और आया, मैक्सवेल ने दिया था। हाइगेंस के सिद्धांत में सुधार करते हुए उन्होंने बताया कि प्रकाश एक यांत्रिक तरंग न होकर एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र कंपन करते रहते हैं। जैसे प्रकाश संचरण की दिशा ये है, उसमें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत दिशा में कंपन करते रहते हैं। वहीं से ही मैक्सवेल द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। लेकिन बात ये थी कि मैक्सवेल ने बताया कि यांत्रिक तरंग होकर यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन इस सिद्धांत से कुछ ही घटनाओं की व्याख्या हो पाई। जैसे हम बात करते हैं परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। इन घटनाओं की व्याख्या तो मैक्सवेल के सिद्धांत से हुई, लेकिन प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन इफेक्ट की व्याख्या इस सिद्धांत से नहीं हो पाई। तो इस सिद्धांत को सैद्धांतिक तो माना गया, लेकिन इस घटनाओं का व्याख्या न होना उसका भी एक रीजन है। उसके बाद प्लांक के क्वांटम सिद्धांत आया। इस सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुम्बकीय विकिरण का उत्सर्जन या अपशोषण सतत न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में होता है, जिन्हें हम फोटान कहते हैं। तो फोटान की संकल्पना प्लांक द्वारा दी गई। उसके ही सिद्धांत पर फोटान सिद्धांत पर ही आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या की गई। तो इससे स्पष्ट हुआ कि जो प्रकाश होता है वो दैत्य प्रकृति रखता है, एक तरंग प्रकृति और एक कण की प्रकृति। फिर एक बार रिवाइज कर लेते हैं। न्यूटन ने सर्वप्रथम कणिका का सिद्धांत दिया। उसने विपरीत संकल्पना की थी। अपवर्तन के लिए और परावर्तन के लिए विपरीत संकल्पना की, तो वह सैद्धांतिक नहीं माना गया। उसके बाद हाइगेंस ने तरंग सिद्धांत संचरण की व्याख्या की, तो उन्होंने एक माध्यम की संकल्पना की थी, ईथर की। तो वो भी माइकलसन मोरले प्रयोग द्वारा सिद्ध नहीं हो सका। उसके बाद
विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत मैक्सवेल के द्वारा दिया गया। मैक्सवेल द्वारा जो विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत दिया गया था उसमें बताया कि प्रकाश जो है यांत्रिक तरंग न होकर विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन उनके सिद्धांत से भी परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण इन घटनाओं की व्याख्या हो सकी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या नहीं हो पाई। तो उसके बाद प्लांक द्वारा एक क्वांटम सिद्धांत दिया गया जिसमें फोटान की संरचना की संकल्पना की गई कि प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के रूप में चलता है जिन्हें हम फोटान कहते हैं। इन फोटानों को ही आधार मानकर आइंस्टीन द्वारा प्रकाश वैद्युत प्रभाव और कॉम्पटन सिद्धांत की व्याख्या की गई। अब हम एक एक करके इन सिद्धांतों के बारे में आगे पढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं प्रकाश का वेग। प्रकाश के वेग को गैलीलियो द्वारा 1667 में मापने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहे। रोमर द्वारा 1675 में प्रकाश के वेग की गणना हुई और विभिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल ये है। निर्वात और वायु में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तारपीन के तेल में 2.04 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, रॉक सॉल्ट में 1.96 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये जो प्रकाश की चाल है ये विभिन्न माध्यमों में अलग अलग है। अब हम बात करते हैं कि माध्यम में जो चाल होती है वो मेज़र किससे करते हैं। माध्यम में जो चाल होती है वो निर्वात में चाल बटे अपवर्तनांक, इस वाले फॉर्मूले से पता चलता है कि जो माध्यम में चाल होती है वो प्रकाश के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है कि अपवर्तनांक जितना अधिक होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। तो ये था प्रकाश के बारे में। अब हम एक एक करके इन सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह प्रकाश की सतह है, यह अभिलंब है, यह आपतित किरण आई इस सतह पर परावर्तित हुई और वापस उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें कुछ नियम हैं कि आपतित किरण, ये वाली किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है। दूसरा नियम है जो ये आपतन कोण बनना है आपतित किरण और अभिलंब के बीच में, यह परावर्तन कोण के बराबर होता है जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनना है। इन दोनों कोणों को का मान जो होता है बराबर होता है। यही प्रकाश के परावर्तन की घटना है। अब हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगर माध्यम दोनों सेम हो तो प्रकाश का परावर्तन होता है। अगर माध्यम सतह से ऊपर नीचे दोनों अलग हों तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो अब हम प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, मतलब विरल का मतलब हवा से पानी में जाती है, ये हवा से पानी में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जैसे कि ये हवा है, ये वाला माध्यम हवा, ये पानी, हवा से प्रकाश की किरण आई तो ये सीधी ना जाकर थोड़ा इस अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक कंडीशन और होती है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है, मतलब पानी से वायु में जाती हो, तो उस घटना में क्या होता है कि प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। ये अभिलंब है, प्रकाश की किरण सीधी आनी थी, ऐसे जानी थी, लेकिन ये थोड़ा दूर हट गई अभिलंब से। इस घटना में जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जा रहा हो, अगर अभिलंब के समांतर तो पथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर कोई किरण अभिलंब के समांतर आ रही है तो वह सीधी निकल जाएगी, पथ में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यह था प्रकाश का अपवर्तन कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, सीधी न जाकर या तो झुक जाती है या दूर हट जाती है। वो डिपेंड करता है कि माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है। अगर विरल माध्यम से सघन में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है,
और सघन से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। अब हम बात करते हैं प्रकाश अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम क्या है? अपवर्तन का यह नियम तो वही वाला है, पहले वाला, कि आपतित किरण अभिलंब अपवर्तित किरण एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और ये जो कोण बना है आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर, तो इनकी जो जिया होती है मतलब साइन आई बटे साइन आर का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है। मतलब साइन अब आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर, उन दोनों की जिया का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है। ये ही दो प्रकाश के अपवर्तन के नियम हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश के अपवर्तन पर कुछ घटनाएं। प्रकाश के अपवर्तन में कुछ घटनाएं ये हैं कि जब कोई द्रव में छल डूबी होती है तो वह हमें टेढ़ी दिखाई देती है। यह घटना जो होती है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही हमें वो टेढ़ी दिखाई देती है। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद सूर्य का जो दिखाई देना, यह घटना भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। पानी में पड़ा सिक्का उठा प्रतीत होना प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाता है कि कोई सी भी घटना पूछ लेते हैं, घटना किस पर डिपेंड है, तो ये जो चारों घटनाएं हैं प्रकाश के अपवर्तन पर निर्भर करती हैं। अब हम अगले घटना के बारे में बात करते हैं। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो तो दूर हटती है, और विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। तो हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में इस घटना का जिक्र करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जा रही हो तो क्या होता है, अभिलंब से दूर हटती है। हमें याद रखना है कि सघन से विरल में जाती है मतलब कांच से वायु में जाती है या जल से वायु में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे पहली घटना की बात कर लेते हैं कि सघन माध्यम से विरल में जा रही है तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये सतह है, यह अभिलंब है। तो आपतित किरण यहाँ से गई तो जब सघन से विरल में जा रही है तो सीधी ना जाकर अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। ये पहली घटना हो गई। यहाँ पे आपतन कोण आई, अपवर्तन कोण आर। अब बात करते हैं हम दूसरी घटना की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि अगर हम आपतन कोण को थोड़ा बढ़ा दें, आपतन कोण को हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया तो यह जो है वो सतह के समांतर हो जाती है, मतलब सतह के ऊपर ही अपवर्तित हो जाती है। पहली घटना में आपतन कोण कम था तो अभिलंब से थोड़ी दूर हटी। आपतन कोण हमने दूसरी घटना में बढ़ा दिया, तो यह सतह के समांतर अपवर्तित होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अपवर्तन कोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। दूसरे चित्र में जो है जब हम आपतन कोण थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो जो सतह पर किरण होती है ये सतह में अपवर्तित होती है, तो उस समय अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण होता है ये 90 डिग्री होता है, और उस समय हम आपतन कोण को क्रांति कोण कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई आपतित किरण, जब हम आपतन कोण का थोड़ा मान बढ़ा देते हैं तो वह सतह पर अपवर्तित हो जाती है, उस समय अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, और उस समय जो आपतन कोण होता है वो क्रांति कोण कहलाता है। अब हम तीसरे चित्र में बात करते हैं कि अगर हम थोड़ा सा आपतन कोण और बढ़ा दें तो यह किरण दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है और परावर्तित हो जाती है। इसी घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस समय आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर होता है। यही घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। अब यहीं पे यही लिखा है कि जब हम आपतन कोण और बढ़ाएं जिससे उसका मान क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे क्रांतिक कोण था, फिर हमने थोड़ा सा क्रांतिक कोण से और आपतन कोण का मान बढ़ाया
तो वह उसी माध्यम में वापस परावर्तित हो गई। इस घटना में आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसे ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं हम अगली घटना की, प्रकाश का बण विक्षेपण। हमें पता है कि प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, और जब हम किसी प्रकाश की किरण को, जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है, किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो वह विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। इस डायग्राम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहाँ से गई, इस प्रिज्म से निकली, तो ऐसे विघटित होकर थोड़ा सा मूव कर जाती है। ये सीधी नहीं जाएगी, थोड़ा सा मूव कर जाएगी, लेकिन जो ये अभिलंब जा रहा है, मतलब जहाँ प्रकाश की किरण जानी थी वहाँ से ये जो कोण बनाएगी, मतलब जाना था इसको यहाँ पे, लेकिन जहाँ से ये कोण बनाएगी उस वाले कोण को हम विचलन कोण कहते हैं। और इस प्रिज्म से निकलने पर यह जो किरण होती है 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं? विबग्योर की ट्रिक है इसकी, बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये किरण यहाँ जानी थी सीधी, लेकिन यह थोड़ा सा मूव कर जाती है, तो रेड किरण थोड़ा सा कम विचलित होगी, बैंगनी किरण सबसे अधिक विचलित होगी। तो जो बैंगनी रंग का विचलन कोण होता है वो सबसे अधिक होता है और रेड का सबसे कम होता है। अब हम बात करते हैं कुछ इसके ऊपर जो क्वेश्चन किस टाइप से आ सकते हैं। जो कांच का अपवर्तनांक होता है कि विचलन कोण किस प्रकार से निर्भर करता है, किस किस पर निर्भर करता है। हम पहले बात कर लेते हैं तरंग दैर्घ्य की। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है इस वाले फॉर्मूले से। कौची की समीकरण से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो अपवर्तनांक होता है वो तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तरंग दैर्घ्य के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो स्पष्ट है कि तरंग दैर्घ्य जितनी अधिक होगी उतना अपवर्तनांक कम होगा। तो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक है, अपवर्तनांक कम है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य मैक्सिमम होती है तो इसका अपवर्तनांक लाल रंग का कम होता है। बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है तो अपवर्तनांक अधिक होता है। तो इससे स्पष्ट है कि लाल का अपवर्तनांक कम और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक। अब अपवर्तनांक पे विचलन कोण कैसे डिपेंड करता है? बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक है, हमने अभी पढ़ा, तो उसका विचलन कोण भी अधिक होगा, वो इस फॉर्मूले से स्पष्ट है। विचलन कोण बराबर n-1 इंटू ए, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अपवर्तनांक के। तो बैंगनी जितना अधिक अपवर्तनांक होगा उतना ही विचलन कोण अधिक होगा। तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है, विचलन कोण भी अधिक होगा। लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है तो लाल रंग का विचलन कोण भी कम होगा। वो हम इस डायग्राम से ही पता कर रहे हैं कि बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक है और लाल रंग का सबसे कम है। तो ये विचलन कोण की बात थी। अब हम बात कर लेते हैं प्रकाश के प्रकीर्णन की। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जहाँ पे धूल कण, बहुत सारे कण होते हैं, अन्य पदार्थ के कण होते हैं, तो वह उनसे टकराकर प्रसारित हो जाता है, मतलब फैल जाता है। उस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसमें भी क्या होता है कि बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, मतलब बैंगनी रंग सबसे अधिक फैलता है और लाल रंग सबसे कम फैलता है। लाल रंग कम फैलता है इसलिए ही खतरे के निशान जो होते हैं वो लाल रंग के बनाए जाते हैं, जिससे कोई दूर से देखे तो उस पर विशेष फोकस हो सके। क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है तो लाल रंग फैलता कम है, वो एक ही जगह फोकस रखता है, तो इसलिए वो दूर से दिखाई दे जाता है। अब हम बात करते हैं कि आकाश का रंग जो नीला होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला होता है। अगर हम बात करें वायुमंडल नहीं होता तो प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं होता। प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता तो वो उसमें किसी प्रकार का कलर नहीं दिखाई देता, तो आकाश कैसा दिखाई देता? आकाश हमें काला दिखाई देता। वायुमंडल होने से प्रकीर्णन हो रहा है क्योंकि वायुमंडल में धूल मिट्टी कण होते हैं, उनसे प्रकाश प्रसारित होता है, फैलता है, तो इसी वजह से हम आकाश का रंग जो होता है वो नीला दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं अगली घटना की। अगली घटना है प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का किसी अवरोध के किनारे पर से थोड़ा मुड़कर उसकी छाया में प्रवेश करने की घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे ये अवरोध है, प्रकाश की किरण यहाँ पे पड़ी तो उसकी जो छाया है उसमें प्रवेश करना,
उस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। कोई भी सीडी की जो डिस्क वो होती है सीडी, उसमें वो चमकदार जो दिखाई देती है हमें, वो प्रकाश के विवर्तन के कारण ही हमें दिखाई देती है। अब हम बात करते हैं प्रकाशिक तंतु। प्रकाशिक तंतु जो होता है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हमने अभी पीछे पढ़ा था कि जब हम क्रांतिक आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से थोड़ा अधिक कर देते हैं तो वह दूसरे माध्यम में न जाकर उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है, उसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। उसी घटना पर प्रकाशिक तंतु कार्य करता है। हमें पता है कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश को पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग करके वक्रीय मार्ग पर चलाया जा सकता है। प्रकाशिक तंतु को हम सरल मार्ग से वक्रीय मार्ग पर चला सकते हैं प्रकाशिक तंतु का उपयोग करके। यह एक ऐसी युक्ति है जो उसकी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य में बिना क्षय के एक स्थान से दूसरे स्थान तक उसे मोड़ सकती है। प्रकाशिक तंतु, इस प्रकाशिक तंतु के कुछ उपयोग हैं। प्रकाशिक तंतु का उपयोग किस किस चीज़ में करते हैं? प्रकाश सिग्नल के दूर संचार में। अगर हमें प्रकाश सिग्नल दूर तक भेजना हो तो हम इसमें उसका यूज करते हैं। शरीर के अंदर लेसर किरणों को भेजने में, मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में, विद्युत सिग्नल को प्रकाश सिग्नल में प्रेषित करना भी प्रकाशिक तंतु का ही यूज होता है। अब बात करते हैं हम हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत क्या है? मानते हैं एस एक स्रोत है, यहाँ से तरंगे निकली, तो जो कुछ दूरी पर जाकर जो इसके माध्यम के कण होते हैं वो कंपन करने लगते हैं। तो वहाँ पे एक गोल गोल कंपन करते हैं तो गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। अधिक दूरी पर जाके यह समतल हो जाता है। अगर प्रकाश की किरणें अधिक दूरी पर पहुँच जाती हैं तो वहाँ पर कण कंपन करने में तरंगाग्र जो बनता है वो समतल बन जाता है। फिर जो कण होते हैं फिर उनसे तरंगे दोबारा निकलती हैं। वे जैसे एस स्रोत का कार्य कर रहा था, फिर से ये कण जो है स्रोत का कार्य करने लगते हैं, वहाँ से फिर किरणें निकल जाती हैं, फिर आगे चलकर दोबारा से तरंगाग्र का निर्माण करते हैं, तो उन्हें द्वितीयक तरंगिकाएँ कहते हैं। जो इन स्रोतों से किरणें निकलती हैं उन्हें हम द्वितीयक तरंगिकाएँ कहते हैं। और ये तरंगिकाएँ जो होते हैं वो प्राथमिक तरंगों के वेग से ही चलती है। जो तरंगे यहाँ पर वेग से चल रही थी वही तरंगे यहाँ पर वेग से चलेंगी। तो ये था हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। अब हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, जो मैक्सवेल द्वारा दिया गया था। इसी सिद्धांत ने हाइगेंस ने जो ईथर की संकल्पना की थी प्रकाश के संचरण के लिए, उसको समाप्त कर दिया था। अब हम बात करते हैं इसमें है क्या। प्रकाश यांत्रिक तरंग न होकर एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा में लंबवत व परस्पर लंबवत विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कंपन करते हैं। वो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रकाश इस दिशा में गति कर रहा है, जो विद्युत क्षेत्र ऊपर की दिशा में लंबवत कंपन कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की दिशा में। तो ये जो विद्युत क्षेत्र ऊपर, चुंबकीय क्षेत्र नीचे, फिर विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र ऊपर, विद्युत क्षेत्र नीचे, तो ऐसे ये लंबवत कंपन करते रहते हैं। ये बिना माध्यम के भी कंपन कर सकते हैं और निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगें चल सकती हैं। निर्वात में जो चाल होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों की भी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के कुछ गुण हैं। यह जो ऊर्जा होती है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बटी रहती है। जो इस विद्युत चुंबकीय तरंगों की ऊर्जा होती है वह विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में बटी रहती है। यह प्रकाश की भांति ही चलती हैं और परावर्तित भी प्रकाश की भांति ही होती हैं। जैसे प्रकाश परावर्तित होता है ऐसे ही विद्युत चुंबकीय तरंगें परावर्तित होती हैं। इन्हें भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यह निर्वात में भी गतिमान हैं। निर्वात में प्रकाश के वेग की गणना इस फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। काउंट μ0 जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकशीलता है। इसकी वैल्यू जो होती है 4 पाई × 10⁻⁷ एप्सिलॉन 0 है, जो है विद्युत क्षेत्र की विद्युतशीलता है। इसकी वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻12। एक फॉर्मूला और आता है यहाँ पर
जो प्रकाश का वेग होता है c बराबर E/b होता है। E जहाँ पर विद्युत क्षेत्र, b बराबर चुंबकीय क्षेत्र। प्रकाश की वैल्यू जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इससे स्पष्ट होता है कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का जो अनुपात आता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड आता है निर्वात में। अब हम बात करते हैं प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण क्या है? प्रकाश तरंग के कंपन प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो तो प्रत्येक दिशा में सममित न हो तो प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। उस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। इस घटना को हम यहाँ से समझते हैं। यह सतह है, यहाँ से प्रकाश की किरण आई, यहाँ जाना था, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रकाश जो होता है जो है परावर्तित हो जाता है और वह 90 डिग्री कोण बनाता है। मतलब उसका लंबवत जो होते हैं कण जो होते हैं वो लंबवत कंपन करते हैं 90 डिग्री कोण बनाकर। तो इस घटना को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं और यह एक ही दिशा में होते हैं, ना कि सारी दिशाओं में सममित फैलते हैं। यह एक ही दिशा में होते हैं। इसी घटना को, इस प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश और इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। दोबारा से बताता हूँ कि यह घटना यहाँ, यह प्रकाश की किरण यहाँ जा रही थी, यहाँ जाना था इसको, लेकिन कुछ प्रकाश जो है वो इस से 90 डिग्री कोण बनाकर परावर्तित हो जाता है। इससे समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। और जो ये होता है एक ही दिशा में जाता है, ना कि सारी दिशा में फैलता है। ये एक ही दिशा में सममित रूप से जाता है। सभी कण जो है एक ही दिशा में कंपन करते हैं। इसी घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। अब हम बात करते हैं जो ये कोण होता है, आप IB जो कोण बनता है इसको हम काउंट कैसे करते हैं। यहाँ से आप वर्तनांक का फॉर्मूला अगर निकालना हो, आप वर्तनांक निकालना हो तो tan बराबर IB, जहाँ IB क्या है, ब्रूस्टर कोण कहलाता है। IB जो है वो ब्रूस्टर कोण और n बराबर tan IB। यहाँ से हम n अपवर्तनांक निकाल सकते हैं किसी भी का भी, ये IB पर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष एक ऐसी घटना है जो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के द्वारा बड़ विक्षेपण का एक अच्छा उदाहरण है। बड़ विक्षेपण भी बताया था मैंने। जब कोई प्रकाश की किरण प्रिज्म से गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाती है और वहाँ से विचलन कोण जो है बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है, लाल का सबसे कम होता है। तो यह घटना इंद्रधनुष जो है वो परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन के द्वारा ही बड़ विक्षेपण का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। अब हम एक साथ दैनिक जीवन में होने वाली घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सी घटना किस चीज़ पर डिपेंड करती है। पहले हम इंद्रधनुष पे ही बात करते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष जो होता है, इंद्रधनुष प्राथमिक और द्वितीयक बनते हैं, 2 इंद्रधनुष बनते हैं। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर होता है और बैंगनी रंग अंदर की होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन होता है और 1 बार परावर्तन होता है। द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर और लाल रंग अंदर की साइड होता है। इसमें 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। यहाँ से डायरेक्टली 1 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन और 2 बार परावर्तन होता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर, जबकि द्वितीयक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग बाहर की ओर होता है। अभी मैंने बताया था पीछे कि CD का रंगीन दिखना जो है वो विवर्तन पर डिपेंड करता है। अब हम एक बात और करते हैं कि प्रकाश का जो ध्रुवण होता है, प्रकाश, एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि प्रकाश की ऐसी कौन सी घटना है जो अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ में अंतर बताती है। तो प्रकाश का ध्रुवण जो है वो एक ही ऐसी घटना है ये जो प्रकाश के अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में एक में ही होती है। अनुप्रस्थ तरंगों में ये होती है, अनुदैर्ध्य में ये नहीं होती। तो यही अंतर स्पष्ट करती है कि प्रकाश की किरणों में और अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों में अंतर स्पष्ट करती है। प्रकाश के अनुप्रस्थ तरंगों में ध्रुवण होता है जबकि अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होता। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है यहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम घटनाओं पे बात कर रहे थे जो हमारे दैनिक जीवन में होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन पर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं? तारों का टिमटिमाना, तारे जो टिमटिमाते हैं, जल का तालाब जो होता है कम गहरा दिखाई देना, जल में पड़ी छड़ टेढ़ी दिखाई देना, जल से भरे पात्र में सिक्के का उठा दिखना, सूर्योदय के पहले व सूर्यास्त के बाद सूर्य दिखाई देना, वास्तविक मछली जल में ऊपर उठी हुई दिखाई देना। ये सारी घटनाएं जो होती हैं प्रकाश के अपवर्तन पर
डिपेंडेड है। एक नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है, कोई सी भी घटना में पूछ लेंगे कि ये किस पर डिपेंड करती है, तो डायरेक्टली प्रकाश के अपवर्तन पर। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कौन सी घटना डिपेंड करती है? मृग मरीचिका का बनना, रेगिस्तान में मृग मरीचिका का बनना, हीरे का चमकना, प्रकाशिक तंतु का कार्य करना। प्रकाशिक तंतु के बारे में हमने पीछे पढ़ा कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाशिक तंतु उसे एक ऐसी युक्ति है जो उसकी तरंग दैर्ध्य में बिना परिवर्तन किए उसे वक्रीय स्थिति में मोड़ देती है। तो प्रकाशिक तंतु जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रकाशिक तंतु कौन से घटना पर डिपेंड करता है? कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड करता है। यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आता है, कांच में आई दरार का चमकना, यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है। अब हम बात करते हैं प्रकीर्णन की। प्रकीर्णन के बारे में अभी हमने पढ़ाई था कि आकाश का रंग नीला और सुबह शाम सूर्य का लाल प्रतीत जो होता है। एक नंबर में डायरेक्टली पूछा जाता है कि सुबह शाम सूर्य का लाल प्रतीत प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है, और आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है वो भी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। अब हम बात करते हैं व्यतिकरण पर कौन कौन सी घटना डिपेंड करती है। पानी के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, पानी की सतह पर अगर हम मिट्टी का तेल डाल दें तो रंगीन दिखाई देना, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का दिखना, यह भी सब व्यतिकरण की घटना पर डिपेंडेड है। तो ये थे प्रकाश का चैप्टर, इसमें हम प्रकाश द्वारा सारी घटनाओं को हमने जिक्र किया मैपिंग नोट्स द्वारा। अगर अच्छी लगे हो तो वीडियोस को, और चैनल पे हमने फिजिक्स की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी बहुत सारी वीडियो अपलोड की हुई हैं, उन्हें देख लेना। धन्यवाद। हाँ, अपवर्तनांक और है इस, और इसके बारे में और जानते हैं हम। अपवर्तनांक क्या है? प्रकाश की जो चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, उसी से ही अपवर्तनांक निर्भर करता है। प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है, उसी से ही निर्भर है कि प्रकाश का अपवर्तनांक जो होता है ताप बढ़ने से घटता है। प्रकाश का अपवर्तनांक ताप बढ़ने से घटता है, डायरेक्टली एक नंबर में पूछा जाता है। तरंग दैर्ध्य बढ़ने से भी प्रकाश का अपवर्तनांक घटता है। लाल रंग का सबसे कम और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हमने भी पीछे पढ़ा था। अब हम बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की, इसे अच्छे से समझते हैं। पहले हम बात करते हैं एक माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले इस चित्र में देखते हैं, ये माध्यम 1 है, यह माध्यम 2 है। इस माध्यम में प्रकाश की चाल b1 है, इस माध्यम में प्रकाश की चाल b2 है। तो हम पहले इस कंडीशन को देख लेते हैं कि जो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, तो माध्यम 2 का हम n के, अगर माध्यम 2 का निकालना है तो 2 पहले लिखते हैं, 1 बाद में लिखते हैं। माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, इसमें क्या होता है, जो माध्यम 1 में चाल है अब बटे माध्यम 2 में चाल, इन दोनों का रेशियो जो है माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं। माध्यम 2 जो है, माध्यम 2 का हम 1 के सापेक्ष निकालें तो माध्यम 2 नीचे आता है, मतलब माध्यम 2 में जो चाल है वो नीचे आती है। अगर ऐसे हम माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष निकालें, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष निकालें तो माध्यम 1 पहले आएगा, 2 बाद में, तो माध्यम 1 की जो चाल है वो नीचे आएगी, माध्यम 2 की चाल ऊपर आएगी। अब हम बात करते हैं, ये तो था कि एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात करें, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है, इस डायग्राम से हम समझते हैं। अगर माध्यम 1 जो है वो निर्वात हो और माध्यम 2 चाहे कुछ भी हो, तो माध्यम 2 का माध्यम 1 मतलब माध्यम 1 जो है निर्वात है, निर्वात या वायु के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष निकालने के लिए हमें n/2 बराबर माध्यम 2 में चाल माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष निकालने के लिए हम 2 वाले में 2 वाला नीचे माध्यम है, जबकि माध्यम 1 जो है वो निर्वात है, तो माध्यम 2 में जो चाल है वो नीचे लिखेंगे b, माध्यम निर्वात में प्रकाश की चाल होती है c, तो इसे हम n21 नहीं लिखते। अगर माध्यम 1 जो है अगर निर्वात या वायु है तो उस टाइम हम ओनली n लिख लेते हैं, n बराबर c/b। तो इस फॉर्मूले से हमने निकाल लिया, एक बार और समझ लेते हैं
कि यहाँ पर हम बात करें निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है। माध्यम 2 तो कोई माध्यम है, माध्यम 1 जो है वो निर्वात है। तब हम इस फॉर्मूले में कैलकुलेट रखते हैं, वैल्यू रखते हैं N2 1। तो B2 जो है माध्यम 2 की चाल है, तो माध्यम 2 में चाल B हो गई। माध्यम जो 1 है वो है निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है B1 की जगह हम C रख सकते हैं। अगर माध्यम 1 निर्वात है तो उस समय हम N ही रख देते हैं, N21 की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो N बराबर C/B, यहाँ से डायरेक्ट हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था अपवर्तनांक के बारे में। अब कुछ अपवर्तनांक होते हैं, जैसे जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है, ये क्राउन क्रांच का 1.52, वायु में 1.003, जल का 1.33, एल्कोहल का 1.36, हीरे का 2.42, केरोसिन 1.44, बेंजीन का 1.50। तो इस वीडियो में हमने बात की बहुत सारे प्रकाश की घटनाएं, अपवर्तनांक अच्छे से समझा। अगर वीडियो में क्लियरिटी साफ ना दिखाई दे रहा हो तो इसके नोट्स तुम मुझसे ले सकते हो टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। धन्यवाद।